बिन जिंदगी जिंदगी ना लगे, तेरे बिन आशिकी आशिकी ना लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए, देर किस बात की, बातें तो हमारी और आपकी होती ही रहती हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, पहले उसके बारे में समझ लीजिए। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी 16 महाजनपदों की, और 16 महाजनपदों की यदि हम बात करें तो उनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उसका नाम था मगध। मगध जनपद, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह या राजगीर हमें देखने के लिए मिलती है। अब उसी मगध महाजनपद की यदि हम बात करें तो उसमें कुछ राज्य वंश हुए। उन राज्य वंशों का हमने कल टाइम पीरियड भी देखा था कि कौन सा राजवंश पहला है। बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, फिर नाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। इन सब का टाइम पीरियड भी हमने जान लिया था और संस्थापक के बारे में भी हमने जान लिया था। तो आज मगध साम्राज्य के संदर्भ में सबसे पहले वंश बृहद्रथ वंश की हम बात करते हैं। देखिए, समझ लीजिए, यदि हम बात करें तो कई इतिहासकार बताते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए जो प्रारंभिक राजवंश आया, उस राजवंश का नाम था हर्यक वंश। लेकिन जरा सोचिए, हर्यक वंश के टाइम की अगर हम बात करें तो उससे पहले की चीजें कहाँ गई। तो हर्यक वंश से पहले जो वंश था वह था बृहद्रथ वंश। तो बृहद्रथ वंश का कोई वास्तविक टाइम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन बृहद्रथ वंश से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बृहद्रथ वंश या बृहद्रथ राजवंश या बृहद्रथ साम्राज्य। राजवंश, बृहद्रथ राजवंश या बृहद्रथ साम्राज्य, ठीक है। देखिए, समझ लीजिए, मगध का सबसे प्राचीन जो राजवंश था वह बृहद्रथ वंश था। तो पहली बात यह है, मगध का सबसे प्राचीन राजवंश था। राजवंश था मगध का सबसे प्राचीन जो राजवंश था उसका नाम था बृहद्रथ वंश। और यदि हम बात करें इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक का नाम ही बृहद्रथ था और उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था बृहद्रथ वंश। तो लिखेंगे हम संस्थापक बृहद्रथ। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की यदि हम बात करें तो इसका एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम था जरासंध। अब देखिए, थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। जरासंध, यदि हम बात करें बृहद्रथ राजवंश के और बृहद्रथ में बृहद्रथ राजा की, तो प्रारंभ में जो बृहद्रथ होता है ना, यह संतानहीन होता है। यानी बृहद्रथ की कोई भी संतान नहीं होती है। तो ये बड़ा परेशान होता है, अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि मेरी कोई संतान नहीं होगी तो इस मेरे राजपाट का उत्तराधिकारी कौन होगा और कौन इसको संभालेगा, कौन इसको आगे बढ़ाएगा और मेरा वंश कैसे आगे चलेगा। तो इस पर यह हुआ कि उनके गुरुजी ने एक यज्ञ किया और यज्ञ से एक देवी को उत्पन्न किया और उसमें से जरा नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। यदि हम बात करें तो एक यज्ञ किया और उस यज्ञ की यदि हम बात करें तो उस यज्ञ में से एक जरा नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। और ये जरा नाम की राक्षसी जब उत्पन्न हुई तो इसने एक फल दिया और वो फल जो है गुरुजी को दिया और गुरुजी ने वो फल किसे दिया, बृहद्रथ को दिया। जब बृहद्रथ को वह फल दिया तो ये लो जी भैया फल, कोई भी फल गुरुजी ने फल जो है इसको दिया। अब उस जरा नाम की राक्षसी ने फल दिया और उस समय बृहद्रथ की 2 रानियां थी। तो कहा गया कि दोनों रानियों को आधा आधा फल खिला दीजिए, किसी न किसी एक के संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, जरा राक्षसी के प्रभाव से बृहद्रथ के घर में जो पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा जरासंध। जरासंध
पुत्र हुआ। अब जरासंध की यदि हम बात करें तो महाभारत यानी भगवत गीता में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस जरासंध ने कई बार श्री कृष्ण से युद्ध किया था और श्री कृष्ण ने कई बार इसको युद्ध में पराजित किया था। बाद में यदि हम बात करें अंत में एक युद्ध हुआ था, मल्ल का युद्ध, और मल्ल के युद्ध में भीम के हाथों से यह मारा गया था। जब मल्ल युद्ध भीम और जरासंध के बीच में होता है तो भीम तो आप लोग जानते हैं कि ताकतवर, वो हट्टा कट्टा शक्तिशाली होता है। भीम क्या काम करता है, इसे जरासंध को पकड़ता है, बीच में से फाड़ देता है और एक टुकड़ा इधर को फेंकता है और एक टुकड़ा इधर को फेंक देता है। जैसे मान लीजिए ये आपका जरासंध हो गया, ठीक है ना, ये जरासंध हो गया। और जरासंध की यदि हम बात करें तो इस तरह से जरासंध को भीम जो है ना बीच में से फाड़ देता था, आधा इधर फेंकता था और आधा इधर फेंक देता था, यानी फाड़ के एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर। लेकिन जरासंध उस राक्षसी के प्रभाव से एक बार फिर से जुड़ जाता था और फिर से युद्ध करने लगता था। भीम बड़ा परेशान कि ऐसे मैं बीच में से चीरता हूँ, दो फाड़ करता हूँ, ये आता है फिर चिपक जाता है, फिर युद्ध करने लगता है। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि इसको जो है उल्टी दिशाओं में फेंको, यानी एक इधर की दिशा पलट के इधर को फेंक दो और इधर की दिशा पलट के इधर को फेंक दो। जब दिशाओं को पलट करके फेंका तब जो है ये नहीं जुड़ा और आखिर में मल्ल युद्ध में भीम के हाथों से मारा गया कौन, जरासंध। अब ये तो थी जरासंध की कहानी। अब यदि हम बात करें यहाँ से तो प्रश्न ये बनता है कि जो बृहद्रथ वंश था, इस वंश मगध का सबसे प्राचीन राजवंश था बृहद्रथ वंश, संस्थापक बृहद्रथ और इसका पुत्र था जरासंध। ठीक है, यदि हम बात करें बृहद्रथ की तो लिखेंगे प्रारंभ में यह संतानहीन था, गुरु जी के पास गया। अब गुरु जी ने क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ से जरा नाम की राक्षसी निकली और इस राक्षसी के प्रभाव से लिखेंगे जरा राक्षसी के प्रभाव से जरासंध उत्पन्न या कह सकते हैं पैदा हुआ। ठीक है, पैदा हुआ। आगे यदि हम बात करें यहाँ से तो श्री कृष्ण ने इसे कई बार पराजित किया। श्री कृष्ण ने जरासंध को कई बार पराजित किया। अंत में मल्ल युद्ध में जरासंध भीम के हाथों मारा गया। अच्छा, अगर बात करें बृहद्रथ वंश का प्रतापी राजा कौन था, तो बृहद्रथ वंश का प्रतापी राजा जरासंध था। ठीक है, तो लिखेंगे वंश का प्रतापी राजा कौन था, जरासंध। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं। अब यदि हम बात करें बृहद्रथ की तो बृहद्रथ वंश का बृहद्रथ का जो पिता था उसका नाम था बसु, और इस बसु ने ही बसुमती यानी राजगृह की स्थापना की थी। ठीक है ना, तो लिख रहे हैं बृहद्रथ का पिता का नाम था बसु, और बसु ने जो स्थापना की थी वो बसुमती की थी। बसुमती या इसी को बसुमतीपुर या इसी का नाम क्या पड़ा, राजगृह पड़ा। आगे हम बात करते हैं कि जो बृहद्रथ वंश था, इस वंश का अंतिम शासक कौन था। वंश का अंतिम शासक
तो भैया इस वंश का बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था रिपुंजय। और रिपुंजय का एक सामंत था जिसका नाम था भट्टिया। इस भट्टिया ने रिपुंजय की हत्या कर दी थी और नए राजवंश हर्यक वंश की स्थापना कर दी थी। किसने? भट्टिया ने। लिखेंगे वंश का, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक रिपुंजय, रिपुंजय या रिपुंजय, रिपुंजय, ठीक है, ये वाला सही है, रिपुंजय। वो रिपुंजय, ठीक है। रिपुंजय के शासक, रिपुंजय के सामंत, रिपुंजय के सामंत भट्टिय, रिपुंजय के सामंत भट्टिय ने हत्या की। किसकी हत्या की? रिपुंजय की हत्या की और मगध पर नए राजवंश की नींव डाली। अब जरा कहानी को सुन लीजिए, कहानी किस प्रकार है। यदि हम बात करें तो बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या की उसके मंत्री ने, और मंत्री ने अपने पुत्र पुलिक को गद्दी पर बैठाया और उस पुलिक की हत्या करी किसने? भट्टिय ने। और भट्टिय ने गद्दी पर बैठाया बिंबिसार को। देखो समझो यहाँ से, यदि हम बात करें तो पहला आता कौन? बृहद्रथ, सॉरी रिपुंजय। रिपुंजय के बाद आता उसका मंत्री, मंत्री के बाद आया इसका मंत्री का पुत्र पुलिक, मंत्री पुत्र पुलिक। और पुलिक के बाद इसकी हत्या की किसने? भट्टिय ने। और भट्टिय के बाद आया बिंबिसार, भट्टिय के बाद कौन आया भैया? बिंबिसार आया, बिंबिसार या बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। अब देखो समझो, हमने बात करी बृहद्रथ वंश का जो वास्तविक संस्थापक था या संस्थापक था वो बृहद्रथ ही था। और बृहद्रथ वंश का जो प्रतापी राजा था उसका नाम जो था जरासंध था। अब यदि हम बात करें तो बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय का एक मंत्री था, उस मंत्री ने रिपुंजय की हत्या कर दी, ठीक है ना, हत्या कर दी, यानी इसने इसकी हत्या कर दी। रिपुंजय की हत्या करी उससे मंत्री ने, और मंत्री ने अपने पुत्र का नाम था पुलिक को गद्दी पर बैठाया। इस पुलिक की हत्या की किसने? भट्टिय ने। और भट्टिय ने हत्या कर करके गद्दी पर किसे बैठाया? बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। और बिंबिसार को जब गद्दी पर बैठा दिया तो जो नया वंश आया उसका नाम पड़ा हर्यक वंश। अब हम बात करेंगे सीधी हर्यक वंश के बारे में। और हर्यक वंश से ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मगध साम्राज्य के अंतर्गत उठने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए हर्यक वंश, हर्यक वंश। और सबसे पहले यदि हम बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का टाइम यानी पीरियड पूछा जाता है। तो इसका जो टाइम था यानी हर्यक वंश जो रहा था 545 से 412 ईसा पूर्व तक, यानी हर्यक वंश जो चला था 545 से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश चला था। अब हम बात करते हैं हर्यक वंश के शासकों की, या हर्यक वंश के शासकों का क्रम। हर्यक वंश के शासक कब से कब तक और कौन कौन से प्रमुख शासक रहे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। शासकों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हर्यक वंश के यहाँ जो प्रथम शासक था उसका नाम था भट्टिय। भट्टिय के बाद आया बिंबिसार, बिंबिसार के बाद शासक आया अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद शासक आया उदयन, उदयन के बाद शासक आया अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंड, और मुंड के बाद नागदशक। नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था।
अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो भट्टिये का जो टाइम था, इसने 545 से 544 ईसा पूर्व तक शासन किया, मतलब 1 वर्ष तक इसका टाइम बताया जाता है। इसके बाद गद्दी पर बैठा बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक यह गद्दी पर रहा मगध की। अजातशत्रु जो कि इसका पुत्र था, 491 से 459 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। फिर अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। उदयन 459 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। फिर इसके बाद इसका पुत्र हुआ अनिरुद्ध, फिर मुंड, फिर नागदशक। तो भट्टिये का टाइम ये है, बिंबिसार का टाइम शासनकाल का ये है, अजातशत्रु का टाइम शासनकाल का ये है, और उदयन का टाइम शासनकाल का ये है। अब यदि हम बात करें अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक की, तो इन दोनों का जो टाइम मिलता है शासनकाल का, वो 432 से 412, इन तीनों का, मुंड का, अनिरुद्ध का और नागदशक का। ठीक है, इन तीनों शासकों का जो टाइम है 432 से 412 ईसा पूर्व तक इनका टाइम मिलता है। अब यदि हम बात करें तो देखिए, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, उदयन का पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का मुंड, मुंड का नागदशक। यानी पिता के बाद पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, इस तरह से राजवंश चल रहा है। अब यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी आता है कि इतिहास में ऐसा कौन सा राजवंश है जिसे पितृहंता राजवंश कहा जाता है। पितृहंता राजवंश का मतलब क्या कि पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठना, तो वह यह है। अब हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में थोड़ी सी। क्या, यानी जैसे बिंबिसार है, बिंबिसार, देखिए बिंबिसार लिख दें या बिंबसार लिख दें, बात बिंबिसार है। और अगर बात करें बिंदुसार, तो बिंदुसार और है, ये बिंबिसार है और बिंदुसार और है। तो बिंबिसार, इसका जो पुत्र है, पुत्र का नाम है अजातशत्रु, और अजात का जो पुत्र है अजातशत्रु का, वह है उदयन, और उदयन का जो पुत्र है वह है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का जो पुत्र है वो मुंड, और मुंड का पुत्र है ये। यानी बिंबिसार की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा, इसकी हत्या करके ये गद्दी पर, इसकी हत्या करके ये गद्दी पर, इसकी हत्या करके ये गद्दी पर, यानी एक दूसरे को मारकर। तो हम लिख रहे हैं हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता राजवंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिता की हत्या कर पुत्र गद्दी पर बैठा। यानी इतिहास में पितृहंता जो राजवंश के नाम से जाना जाता है, वह किसे जाना जाता है? हर्यक वंश को। अब हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। अब हम बात कर लेते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो पहला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह था भट्टिय। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक भट्टिय। और यदि हम बात करें हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। लिखेंगे वंश का वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक में नाम मिलता है बिंबिसार का। वास्तविक संस्थापक इसे क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार, यानी सर्वाधिक साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था वो बिंबिसार के टाइम में हुआ था। यानी कारण सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार, सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार ही जो था वह क्या था? बिंबिसार का संस्थापक माना जाना था। अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है क्या कि जो बिंबिसार था, लिखेंगे बिंबिसार के समय में
बिंबिसार, हाँ हाँ हर्यक वंशी तो लिखा हूँ यार, क्या दिख रहा है तुम्हें। बिंबिसार के समय में साम्राज्य में 80,000 छोटे बड़े ग्राम शामिल थे। यानी बिंबिसार का साम्राज्य इतना बड़ा बताया जाता है कि छोटे बड़े कुल मिलाकर के 80,000 गांव शामिल थे मगध साम्राज्य के अंतर्गत, जब बिंबिसार गद्दी पर बैठा था, यानी गद्दी पर शासन करते थे। अब बात करते हैं इसके साम्राज्य विस्तार का कारण। साम्राज्य विस्तार का जो मुख्य कारण था वह था वैवाहिक संबंध। यानी कहने का मतलब यह है कि बिंबिसार ने अपने चारों तरफ से अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। यानी उत्तर के राजवंशों से भी शादी की, वहां से भी शादी की, यहाँ से भी शादी की। और ऐसा बताया जाता है, एक उल्लेख ऐसे मिलता महाभग्गा अभिलेख में, यह बताया जाता है कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थी, यानी 500 रानियां थी। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं क्या, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महाभग्गा अभिलेख। बौद्ध ग्रंथ महाभग्गा अभिलेख में बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। किस चीज में मिलता है? महाभग्गा अभिलेख में। महाभग्गा अभिलेख में बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। फिर आगे यदि हम बात करें तो और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं। अब हम बात करेंगे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के बारे में। तो आपने स्क्रीनशॉट तो इसका ले लिया होगा, नहीं लिया तो दोबारा ले लीजिए। तो चलिए बिंबिसार के बारे में अब हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। बिंबिसार या यूं कह दीजिए बिंबसार। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बिंदुसार आ जाए तो आपने कंफ्यूज होना है, क्योंकि बिंदुसार किसी और का नाम है, ये बिंबिसार है। अब बिंबिसार की यदि हम बात करें तो जैन ग्रंथों में इसका नाम श्रोणिक मिलता है। फटाफट लिखो, जैन ग्रंथों में इसका नाम श्रोणिक मिलता है। फिर बात करेंगे, यह हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, टाइम की यदि हम बात करें तो टाइम हमने बिंबिसार का पहले ही लिख लिया, सभी शासकों का टाइम हमने लिख लिया है, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे, बौद्ध ग्रंथ महाभग्गा में 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। हालांकि ये बात भी हमने जान ली है, मगर हम फिर भी लिख लेते हैं कि बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ महाभग्गा अभिलेख में, ठीक है। और हमने ये भी जाना था, जिससे साम्राज्य की बड़ी नींव पड़ी। और भैया 80,000 गांव इसके साम्राज्य में या साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि इतिहास का साम्राज्य विस्तारवादी या साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने वाला। इतिहास में साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने वाला
पहला शासक माना जाता है। यह साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने वाला प्रथम शासक था। कौन बताइए? कौन? बिंबिसार। अब यदि हम बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? यदि हम बात करें तो महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन बताया जाता है इसको, यानी महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन बताया जाता है किसको? बिंबिसार को। बिंबिसार की यदि हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड हमने लिख लिया है और उसको हमने जान भी लिया है क्या? 544 ईसा पूर्व से 500 400 कितना था? 500 एक मिनट मिस्टेक हो रही है कहीं। हाँ बिल्कुल सही, तुम सही कह रहे हो। 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व इसका टाइम था। चलिए इसका टाइम यहाँ पर लिख ही देते हैं। टाइम 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व इसका टाइम था। फिर हम बात करते हैं कि महावीर प्लस बुद्ध, महावीर और बुद्ध के समकालीन था। लेकिन अगर बात करें हम अनुयायी की कि किस धर्म का ये अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। यानी जैन धर्म को मानता था। कौन मानता था? बिंबिसार। ठीक है। यदि हम बात करें तो देखिए अनुयायी जो था वो जैन धर्म का था, पर उपासक जो था वो बौद्ध धर्म का था। लिखेंगे उपासक बौद्ध धर्म का तो देखिए समझ लीजिए जो बिंबिसार था वो जैन धर्म को अनुयायी था, उसको मानता था, लेकिन भक्ति जो करता था वो बौद्ध धर्म की करता था। अब आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बिंबिसार से बनते हैं। तो बिंबिसार की यदि हम बात करें, इसने अपनी राजधानी बनाया था राजगृह को। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं राजधानी, बिंबिसार की राजधानी राजगृह यानी राजगृह को बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो बिंबिसार था इसने चारों दिशाओं से विवाह किए थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो आप समझ लीजिए 500 पत्नी इसकी रही होंगी। अब आप ये सोचो कि इतनी पत्नियों को संभालता कैसा होगा भाई। आज के जमाने में तो एक ही संभालनी मुश्किल पड़ जाती है, तो 500 कैसे संभालता होगा। खैर इतिहास की बात है, हम इसे झुटला भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा प्रमाण हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ महाभग्गा अभिलेख में कि बिंबिसार के 500 पत्नियां थी। लेकिन प्रमुख विवाहों की यदि हम बात करें तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो हम बात करेंगे बिंबिसार के प्रमुख विवाह। बिंबिसार के प्रमुख विवाह तो देखिए प्रमुख विवाह की यदि हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये आपका मगध हो गया, और मगध की गद्दी पर कौन बैठा है? बिंबिसार बैठा। अब सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर जो दिशा होगी वह होगी उत्तर दिशा। ऊपर जो दिशा होगी वह होगी उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम था वैशाली, और वैशाली में जो राजवंश था उसका नाम था लिच्छवी, और लिच्छवी राजवंश का जो राजा था उसका नाम था चेटक, और राजा चेटक की पुत्री थी उसका नाम था चेलना। वहां से इसने शादी की थी। यानी बात कर रहे हैं उत्तर में जो राज्य था उस राज्य का नाम था वैशाली, और वैशाली में जो राजवंश था लिच्छवी राजवंश था, और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था चेटक। राजा का नाम था चेटक, और चेटक राजा की जो पुत्री थी उसका नाम था लिच्छवी, उससे इसने शादी की। यानी पुत्री लिच्छवी, इससे शादी हुई। फिर यदि हम बात करें यहाँ पर दक्षिण में, तो दक्षिण में भी बात कर लेंगे। दक्षिण से पहले हम बात कर लेते हैं पश्चिम की, और पश्चिम के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? पूर्व की। किसी भी कर लो, हमें तो करनी है। हम बात करते हैं
पश्चिम की, तो पश्चिम में एक राज्य था जिसका नाम था भद्र, और ये भद्र कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान पंजाब में भद्र पड़ता था। यदि हम बात करें भद्र की, तो यहाँ की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी जिसका नाम था क्षेमा, या इतिहास में उसका नाम खेमा भी मिलता है, खेमा। इससे इसने शादी की, किसने? मगध यानी बिंबिसार ने। बिंबिसार लिख दूं या बिंबिसार लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है ना। कई किताबों में ऐसे मिलता है, कई पुस्तकों में ऐसा हमें देखने के लिए मिलता भी है। अब हम बात करते हैं कि इधर जो पूर्व दिशा थी, पूर्व दिशा में इसने यानी बिंबिसार ने जो शादी की थी वो किससे की थी? यहाँ पर एक राज्य था, कह सकते हैं महाजनपद काल का अंदर, यानी कौशल, कौशल राज्य था, और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। और यदि हम बात करें कौशल राज्य का राजा था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की पुत्री थी, प्रसेनजीत की बहन थी जिसका नाम था कौशला देवी, यानी प्रसेनजीत की बहन जिसका नाम था कौशला देवी। इससे शादी की और काशी दहेज में दिया, काशी दहेज में दिया शादी करने के बाद। किसको? बिंबिसार को। किसने? प्रसेनजीत ने। अब यदि हम बात करें, यहाँ पर जो राज्य था उस राज्य का नाम था अवंती, और राजा जो थे यहाँ के वो थे प्रबोध, प्रबोध या प्रमोद, ठीक है। ये अवंती के राजा थे, अवंती के राजा का नाम मिलता है प्रधोत, प्रधोत, चलो इसे साफ कर लो, प्रधोत। अवंती के जो राजा थे उनका नाम था प्रधोत। ये होता क्या है कि एक बार अवंती के राजा प्रधोत बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो बिंबिसार अपने राज वैद्य जीवक को इनकी सेवा में भेजता है, और जीवक इनकी खूब सेवा करता है, दवाई करता है, और दवाई से राजा प्रधोत जो होते हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और खुश होने के कारण ये प्रधोत जो होते हैं बिंबिसार को अपना मित्र बना लेते हैं, और मित्र बनाने के कारण यहाँ से भी वैवाहिक संबंध जुड़ जाते हैं। अब आप समझ लीजिए, जिस राज्य की चारों सीमाएं यानी उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व पूर्व पश्चिम चारों सीमाएं जिस राज्य की पक्की हों, उस राज्य पर कौन आक्रमण कर सकता है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि राज्य था अवंती और यहाँ का राजा था प्रबोध, या इसका दूसरा नाम यदि हम बात करें तो इसे एक रोग था, लिखेंगे यह है पांडु रोग, पांडु रोग से संक्रमित था, संक्रमित था, संक्रमित था। बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक, राज वैद्य जीवक को यहाँ पर भेजा, और भेजने के बाद ये जो अवंती का राजा था प्रबोध ये प्रसन्न हुआ, और फिर इनमें क्या हो गई? मित्रता हो गई, ठीक है। तो आप देखते हैं चारों सीमाएं किस तरह से मगध साम्राज्य की मजबूत हो चुकी हैं, पक्की हो चुकी हैं। प्रमुख विवाहों की भी हमने बात कर ली, चारों सीमाओं की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यदि अजातशत्रु की हम बात करें तो अजातशत्रु के बात करने से पहले एक बात और जान लेते हैं कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार, इस बिंबिसार का एक पुत्र था, पुत्र का नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु। यदि हम बात करें तो इसका एक हाथी था, उस हाथी का नाम था सेचनक हाथी, सेचनक हाथी। और ये सेचनक हाथी क्यों प्रसिद्ध था? ये पुष्प वर्षा करता था, पुष्प वर्षा करता था सेचनक हाथी। और ये हाथी जो था बिंबिसार को दहेज में मिला था, किससे? चेलना, जो कौशला देवी थी उसका दूसरा नाम चेलना था, यानी चेलना के साथ, चेलना के साथ दहेज में मिला था।
फिर यदि हम बात करें तो एक 18 लड़ियों का हार था, 18 लड़ियों का हार था। अब इस बिंबिसार की हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी थी 491 ईसा पूर्व में, और हत्या बिंबिसार की जो की थी इसके ही पुत्र अजात शत्रु ने की थी। अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। क्या कि जो बिंबिसार था, इससे जब चेलना से विवाह हुआ था, तो चेलना से विवाह होने के साथ इसको एक सेचनक हाथी विवाह में मिला था दहेज में, जो पुष्प वर्षा करता था। एक 18 लड़कियों का हीरे का मनकों का हार था, ये मिला था। और यदि हम बात करें अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था, तो अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, और हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठ गया मगध की, तब 491 ईसा पूर्व में। अब यदि हम बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार के चेलना से 2 पुत्र थे, एक का नाम हेल और एक का नाम बहल था। जब इसने अपने पिता की हत्या कर दी, किसने? अजात शत्रु ने। तो चेलना के 2 पुत्र हेल और बहल, ये दोनों जो है कहाँ चले गए थे? ये अपने नाना के घर चले गए थे, और गए थे कहाँ पर? काशी। अपने नाना के घर जब चले गए थे, तो इसको लेकर के अपने नाना के घर चले गए थे वैशाली का, अपने नाना के घर वैशाली चले गए थे हेल और बहेल। इसको लेकर के अजात शत्रु बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि जब हेल और बहेल वैशाली गए थे अपने नाना के यहाँ, तो वो 18 लड़ियों का हार और सेचनक हाथी को साथ ले गए थे। तो इस पर अजात शत्रु को वैशाली से बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था। उधर यदि हम बात करें, तो राजा ने जो इसे काशी दहेज में दिया था, वो काशी भी वापस ले लिया था। तो बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा था। प्रश्न पूछा जाता है कि अजात शत्रु का सबसे लंबा संघर्ष किस राज्य के साथ था? तो वैशाली के साथ था। फिर यदि हम बात करें, तो प्रश्न आगे क्या बनता है अजात शत्रु के बारे में? आप हेडिंग डाल दीजिए अजात शत्रु। नहीं, पहले यही बात लिख लीजिए, बिंबिसार के चेलना से 2 पुत्र हेल और वहेल थे। ये दोनों अपने नाना के घर गए, नाना के घर गए, और नाना घर जब गए थे, तो 18 लड़ियों का हार प्लस सेचनक हाथी, 18 लड़ियों का हार प्लस सेचनक हाथी, ये अपने साथ ले गए थे। जब ये साथ ले गए थे, तो इस पर अजात शत्रु ने जो है हार और हाथी दोनों वापस मांगे, जिसके साथ के वैशाली से लंबा संघर्ष रहा। अजात शत्रु का वैशाली से लंबा संघर्ष रहा। लंबा संघर्ष का मतलब क्या है कि बहुत लंबे समय तक ये युद्ध लड़ता रहा। फिर यदि हम बात करें अजात शत्रु की, अजात शत्रु, तो लिखेंगे यह है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 491 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। फिर अगला प्रश्न बनता है कि इतिहास में इसे किसे का मतलब क्या है? अजात शत्रु को कुलिक भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं अजात शत्रु का उपनाम कुलिक था। ठीक है, क्या था? कुलिक। ब्रैकेट में लिख देंगे उपनाम, कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका आगे चलते हैं।
आगे हम बात करते हैं कि जो कौशल नरेश होता है प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत में और अजात शत्रु में बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता है। और संघर्ष के बाद क्या होता है कि प्रसन्नजीत जीत लेता है किसको, अजात शत्रु से युद्ध जीत लेता है। और अजात शत्रु को युद्ध में हराने के बाद प्रसन्नजीत अजात शत्रु को बंदी बना लेता है और बंदी बना करके जेल में डाल देता है। अब उधर यदि हम बात करें तो प्रसन्नजीत की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है बाजीरा। ये बाजीरा अजात शत्रु को देखती है और इससे प्रेम करने लगती है। और फाइनली डिसीजन ये निकलता है कि अजात शत्रु और प्रसन्नजीत में एक संधि होती है। और उस संधि में क्या होता है कि बाजीरा का विवाह अजात शत्रु से कर देता है प्रसन्नजीत, और लूटा हुआ क्षेत्र यानी काशी को भी वह वापस दे देता है। तो हम बात कर रहे हैं, आगे लिखेंगे कि अजात शत्रु और प्रसन्नजीत में युद्ध हुआ। अजात शत्रु की हार हुई, अजात शत्रु की हार हुई तथा इसे बंदी बनाया, इसे बंदी बनाया गया। ठीक है, डॉट डॉट आगे कहानी मैं आपको समझा चुका हूं। प्रसन्नजीत की पुत्री, प्रसन्नजीत की पुत्री अजात को देखती है और प्रेम करने लगती है, प्रेम करने लगती है। अंत में इन दोनों में संधि हो जाती है, दोनों में संधि हुई, दोनों में संधि हुई। और ये संधि किस किस में हुई थी, अजात शत्रु और प्रसन्नजीत में। संधि की यदि हम बात करें तो पहला बाजीरा से विवाह हुआ, अजात शत्रु का बाजीरा से विवाह हुआ। दूसरी यदि हम बात करें तो लूटा हुआ क्षेत्र, लूटा हुआ क्षेत्र व काशी वापस दिया, काशी वापस दिया। ठीक है, कुछ तो बातें हो गई ये। इसके बाद यदि हम बात करें तो वैशाली का राजा था चेटक, उसके साथ भी संघर्ष हुआ। वैशाली के राजा चेटक के साथ भी संघर्ष हुआ। संघर्ष का मतलब है युद्ध, युद्ध हुआ। और ये युद्ध यानी संघर्ष किसका हुआ था, हम बात कर रहे हैं अजात शत्रु की, अजात शत्रु। देखो स्क्रीनशॉट लेते रहो इसका, मैं इसीलिए आगे पीछे दाएं बाएं हटता रहता हूं। ठीक है इसके बाद की यदि हम बात करें तो जो वैशाली के राजा चेटक होते हैं इसके साथ भी इनका संघर्ष चलता है। अच्छा, उधर यदि हम बात करें प्रसन्नजीत की, तो प्रसन्नजीत से बड़ा लंबा संघर्ष चलता है और इस संघर्ष को हमने जान भी लिया था। लेकिन इस संघर्ष की एक और महत्वपूर्ण कहानी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अजात शत्रु के दो मंत्री होते हैं, एक का नाम होता है सुनिधि, एक का नाम होता है वत्सराज। अब वत्सराज को ही अपमानित कर करके निकाल देता है, कहां से, दरबार से। लेकिन अपमानित करके निकालता है पर उसमें भी षड्यंत्र होता है। क्या षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र ये होता है कि चाल होती है इसकी, अजात शत्रु की। अब उधर प्रसन्नजीत को पता चलता है तो ये जो वत्सराज होता है ये जाकर के प्रसन्नजीत से मिल जाता है कि उसने मेरा अपमान करा है और मैं अब उसको छोड़ गया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रसन्नजीत खुश होता है लेकिन उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाता।
प्रसेनजीत के राजपाट में फूट डाल देता है, धीरे धीरे उसके शासन को चूहे की तरह कुचलना शुरू कर देता है और प्रसेनजीत समझ नहीं पाता। 16 वर्ष तक संघर्ष चलता है और अंत में जो है प्रसेनजीत की हार होती है, ऐसा बताया जाता है। और जिस समय प्रसेनजीत से संघर्ष कर रहा होता है अजातशत्रु, तो उस समय दो हथियारों का प्रयोग करता है। एक का नाम मिलता है रथमूसल और एक का नाम मिलता है महाशिलाकंटक। तो लिखेंगे अजातशत्रु द्वारा प्रयोग किए गए प्रथम दो हथियार, एक का नाम होता है रथमूसल और दूसरे का नाम होता है महाशिलाकंटक। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अजातशत्रु से। अजातशत्रु की यदि हम बात करें तो इसके शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसकी अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। ठीक है ना, महाकश्यप ने। तो लिखेंगे अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति या यूं कह दीजिए सभा का आयोजन हुआ था। और ये जो आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यदि हम बात करें तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म को पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में हमने बताया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अब आगे यदि हम बात करें अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु अपने जीवन के अंतिम दिनों में सोन व गंगा नदी के किनारे एक नए दुर्ग का निर्माण करा रहा था और उस दुर्ग के निर्माण को देखने के लिए गया और पुत्र उदाइन को बुलाया। उदाइन ने मौका पाकर के अपने पिता अजातशत्रु की वही हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वह खुद गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए इतिहास में इस राजवंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो लिखेंगे अजातशत्रु अपने जीवन के अंतिम दिनों में गंगा व सोन नदी के किनारे एक दुर्ग माने होता है किला, दुर्ग का निर्माण करा रहा था। अजातशत्रु इस निर्माण कार्य को देखने के लिए पूछा, फिर बाद में जो है इसका पुत्र कौन आया, उदाइन आया, और उदाइन ने जो है इसकी हत्या कर दी। आगे लिखेंगे पुत्र उदाइन ने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। अब हत्या कर दी, हत्या करने के बाद इसने क्या करा, दुर्ग के पास एक नया नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उदाइन ने नए नगर पाटलिपुत्र, जिसका नाम कुसुमपुर में मिलता है, कुसुमपुर की स्थापना की, कुसुमपुर की स्थापना की। ठीक है भैया। अब अजातशत्रु की यदि हम बात करें तो इसका पुत्र बिंबिसार हुआ। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका भी।
अजात शत्रु की यदि हम बात करें तो इतिहास में से पितृहंता अर्थात पिता का हत्यारा कहा जाता है। पिता का हत्यारा कहा जाता है जो अजात शत्रु होता है। ये प्रारंभ में जैन धर्म को मानता है, बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो हम लिख देते हैं अजात शत्रु इतिहास में इसे पितृहंता अर्थात पिता का हत्यारा कहा जाता है। प्रारंभ में जैन धर्म, बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एक पुत्र होता है, पुत्र उदाइन। और यदि हम बात करें उदाइन की, तो अभी उदाइन के बारे में हमने जाना था कि उदाइन ने ही अपने पिता की हत्या की थी। उदाइन ने ही अपने पिता की हत्या की थी और हत्या करने के बाद उदाइन जो है ये भी मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, तो यानी बिंबिसार की हत्या उसके बेटे ने, अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदाइन ने की थी। ठीक है, हम बात करते हैं उदाइन की। यह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। कौन था? उदाइन था। और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की यदि हम बात करें तो ये आधुनिक जो पटना है, बिहार की राजधानी है पटना, इसे ही पहले क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र कहा जाता था। और पाटलिपुत्र को अजातशत्रु ने क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, पाटलिपुत्र को उदाइन ने अपनी राजधानी बनाया। उदाइन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। और यदि हम बात करें उदाइन का जो पुत्र था, उदाइन का पुत्र, और उस पुत्र का नाम था नागदशक। ये नागदशक जो था यह अंतिम शासक था। यह वंश का अंतिम शासक था। यानी हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नागदशक। और नागदशक की यदि हम बात करें तो नागदशक के शासन काल में बनारस का एक राज्यपाल था जिसका नाम था शिशुनाग। बनारस का राज्यपाल यानी इसका राज्यपाल बनारस में था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की और हत्या करने के बाद मगध पर नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो इस बात को भी हम बखूबी लिख लेते हैं। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की। अब शिशुनाग जो है बनारस का राज्यपाल था तथा शिशुनाग ने नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। नाग वंश की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की। यदि आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ यदि नीचे का नहीं दिखा हो तो, कि शिशुनाग ने
नए राजवंश नागवंश की स्थापना की। तो दोस्तों ये तो था हमारा हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के बाद बात चलेगी नाग वंश की या शिशु नाग वंश की, उस पर चर्चा करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। लाइक करो या मत करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका एक सब्सक्राइब और एक बेल आइकन का बटन दबाने की बात मैं करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। मैं सभी के कमेंट देखता हूँ और सभी का जवाब देता हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक। बने रहिए अपनी जिगरी क्लास मास्टरमाइंड बीपीएस यूट्यूब चैनल पर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।